हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही जगह पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पॉलिटी मास्टर क्लासेस का एक कंटिन्यूएशन लेक्चर है। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने क्लास 9th एनसीईआरटीज ऑलरेडी कवर कर लिया फॉर पॉलिटिकल साइंस, सारे चैप्टर्स क्लास 9th की एनसीईआरटी के। क्लास 10th की एनसीईआरटी के भी सारे चैप्टर कवर हो गए कि लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें इस चैप्टर में देखना क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या समझना है। तो ऐसा होता है, हमने अब तक क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक हमने ऑलमोस्ट जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के, ठीक है, तो ये सारे बेसिक समझ लिए। ठीक है कि इलेक्शंस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग कैसे होती है, पावर शेयरिंग का एक फॉर्म फेडरलिज्म कैसे है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट नेशनल पार्टी बनने के लिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए, लोकल लेवल पे कैसे इलेक्शंस होते हैं, लोकल लेवल की इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, हमने ये सब देख लिया है। हमने ये भी देखा है कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में जेंडर कैसे जो है पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, पॉलिटिक्स कैसे वाइस वर्सा करती है, ठीक है, रिलीजन कैसे रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, फिर हमने कास्ट भी देखा, हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज, हाउ पॉलिटिक्स गेट्स लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इट। ठीक है, हमने ये सब देखा। हमें ये देखना है कि देखो ऐसा होता है कि आपने मानो पूरे साल 2 साल मेहनत की, ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया, आपके जो है फिर बाद में आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, तो आपने एक सिस्टमैटिक वे में, एक तरीके से हार्डवर्क किया कि नहीं किया। क्या आपने सच में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने की, आईपीएस ऑफिसर बनने की, एक क्लास ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर बनने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या आपने फुलफिल की कि नहीं की। तो वो कैसे पता लग पाएगा? वो ऐसे पता लग पाएगा कि आप पहले मेहनत करोगे, नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, उसके बाद में आप एग्जाम दोगे। उस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो दैट मीन्स कि आपने जो मेहनत की वो सही डायरेक्शन में की। अगर आप उस एग्जाम को किसी वर्ष जो है वो नहीं क्लियर कर पाते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में जो है वो कमी रह गई थी। ये एक एक तरीका है जिससे हम मेजर करते हैं कि भाई हमारे देश में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, तो उस ब्यूरोक्रेसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। हम ऐसे समझेंगे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमें पढ़ना है कि वो कौन से पैरामीटर्स है, हम किन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो डेमोक्रेसी है। तो जैसे अगर मानो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट किया गया था, डेमोक्रेसी लाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो डेमोक्रेसी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं ना जिन पर हम मेजर करते हैं कि भाई क्या देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हम इस चैप्टर में वही उन तरीकों को देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी में एफिशिएंसी, सोशल जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब इंश्योर हो रही है नहीं हो रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्यों जो ग्रोथ है वो मोनार्की में थोड़ा ज्यादा है, बट डेमोक्रेसी में ग्रोथ हल्का सा मोनार्की के बजाय जो है वो हल्का सा कम है, थोड़ा सा 1-2%। ठीक है, तो हम स्टैट सब देखेंगे उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी ग्रोथ के साथ साथ और क्या क्या चीजों को इंश्योर करता है, तो हम इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ डेमोक्रेसी, तो रोल ऑफ डेमोक्रेसी में व्हाट डेमोक्रेसी अचीव्स। ठीक है, तो क्या डेमोक्रेसी अचीव क्या करता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे व्हाट आर द रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्या हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से। क्या हम फुल फ्लेज चाइना की तरह ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी से? क्या ये करना लाजमी होगा? क्या ये एक्सपेक्ट करना सही होगा कि चाइना के जितना हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, वही हम देखेंगे इस चैप्टर में। हाउ वेल डज डेमोक्रेसी मीट दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में इन एक्सपेक्टेशंस को कितना अच्छे से मीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली दो क्वेश्चंस है, एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस। तो डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, डेमोक्रेसी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक पैरामीटर, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ना। हमने वो फ्रेमवर्क डेवलप किया है, नॉट हमने बट एनसीईआरटी ने वो फ्रेमवर्क डेवलप किया है इस चैप्टर में, और हम उसी फ्रेमवर्क को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाइंग की एस्पेक्ट्स वेयर डेमोक्रेसीज इंपैक्ट कैन बी मेजर्ड। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जिन एस्पेक्ट्स को लेकर के हम डेमोक्रेसी का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में। हम सेकंड देखते हैं, की एरियाज ऑफ डेमोक्रेटिक आउटकम।
हम डेमोक्रेटिक आउटकम्स के कुछ की एरियाज देखेंगे, जिन की एरियाज के थ्रू जो है हम एक डेमोक्रेसी में क्या आउटकम सही हैं या नहीं है उनको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए पहली चीज है क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। हाउ वेल डेमोक्रेसी इंश्योर्स अकाउंटेबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, कि कितना बेहतर तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और कितनी एफिशिएंट गवर्नेंस होती है, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक वेलबींग, द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, कि डेमोक्रेसी का देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, और देश में जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में क्या रोल है, क्या ठीक से कर रही है डेमोक्रेसी अपना काम कि नहीं कर रही है। तीसरा है इनइक्वालिटी एंड सोशल डिफरेंसेस, कितना ज्यादा काम किया डेमोक्रेसी ने आपके देश में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उनको इरेडिकेट करने में और सोसाइटी के अंदर जस्टिस को प्रमोट करने में, एक जस्ट ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि क्या आपके देश में डेमोक्रेसी एक इफेक्टिव वे ला के दे रही है आपको कि नहीं, ताकि जो देश के अंदर अलग अलग जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, जो डाइवर्सिटी है लोगों के बीच में, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत लाजमी है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। तो किस तरीके से उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाता है, ठीक है। और एक चौथा पैरामीटर है, एक चौथा बेसिकली की एरिया है जिसके थ्रू हम डेमोक्रेसी के आउटकम को मेजर कर सकते हैं, वो है फ्रीडम एंड डिग्निटी, कि द एक्सटेंट टू विच डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स इंडिविजुअल राइट एंड ह्यूमन डिग्निटी, कि वो कितना जो है, कितने एक्सटेंट तक डेमोक्रेसी ने आपके देश के अंदर जो लोगों के ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने में अपनी भूमिका निभाई है, और किस एक्सटेंट तक जो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया है डेमोक्रेसी ने, ठीक है। तो हम देखते हैं असेसिंग डेमोक्रेटिक आउटकम्स, तो इसमें ये बात है कि डेमोक्रेसी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव फॉर्म, बिकॉज हम कुछ रीजंस देखेंगे जिन रीजंस की वजह से जो डेमोक्रेसी है उसको बाकी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय जो है वो बेटर माना गया है, किसी भी अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय अच्छा माना गया है, ठीक है। तो क्यों माना गया है? नंबर वन, इट प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, ठीक है, ये जीरो आ गया है, नंबरिंग गलत हो गई है। नंबर वन, इट प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, ठीक है। देखो अब आप मेरी बात को समझना, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द कंट्री जहां पर भी डेमोक्रेसी है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति के बीच में समानता देता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ in those countries where democracy is properly working, ठीक है। तो इसमें ensure that all individual regardless of their background have equal rights and opportunities, ठीक है, कोई कहीं से भी आए, कोई ब्लैक व्हाइट, अपर कास्ट लोअर कास्ट, रिच पुअर, ठीक है, सबको डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में इक्वल माना जाता है, ठीक है। अगला है इनहैंसेस इंडिविजुअल डिग्निटी। देखो इसमें जब जब लोगों को जो वो करना चाहे उसका राइट दिया जाता है, जब लोगों को फ्रीडम दी जाती है, जब लोगों को बराबर समझा जाता है, ठीक है, तो उनको क्या मिल रहा है? उनको ऑब्वियसली डिग्निटी मिल रही है, ठीक है। अब जैसे आप एक बात समझो, डिग्निटी मतलब क्या होता है? डिग्निटी मतलब आपको एक रेस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ को एक्चुअली डिग्निफाई समझा जा रहा है, ठीक है, आपको जो है वो गलत नजरिए से नहीं देखा जाता है। तो डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, देखो डेमोक्रेसी में कभी भी जो काम होते हैं वो काम ऐसे नहीं होते हैं कि भाई बस जो है वो एक कोई इंसान है उसने बता दिया भाई मेरे को ये काम चाहिए तो वही काम कर दो, नहीं, विद प्रॉपर डेलिब्रेशन, विद प्रॉपर डिस्कशन, विद प्रॉपर डेलीगेशन, ठीक है। तो हर प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, कि पहले लॉ आएगा, पहले बनेगा एक बिल, बिल से जो है वो लॉ बनेगा, लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करने से क्या होता है, जो डिसीजन आता है ना, तो वो अच्छी क्वालिटी डिसीजन आते हैं। आ रही है बात समझ में? वो जो डिसीजंस की क्वालिटी होती है वो बेटर होती है, ठीक है। अगला है प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है, और सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के होने से क्या होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको प्रॉपर आर्बिट्रेशन की हेल्प से जो है वो रिजॉल्व कराया जाता है, उसको जो है वो वॉर में या फिर कॉन्फ्लिक्ट फिजिकल फाइट में जो है वो एस्केलेट नहीं होने दिया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि हर किसी को जो है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समुदाय हो, सबको जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, सबको रिप्रेजेंटेशन
देने से क्या होता है कि सबको एक फील आती है कि यस वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, जिससे वो लोग जो है दूसरी कम्युनिटी के साथ पीसफुली एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगला है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। देखो ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो फर्म होते हैं लेकिन रिजिड एकदम नहीं होते, ठीक है, उनको भी चेंज किया जा सकता है। एक लॉ बन गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ है, स्टैचूट है, तो उस स्टैचूट को दूसरे स्टैचूट की हेल्प से चेंज भी किया जा सकता है। एक दूसरा जो है वो एक्ट पास करवा के जो है उसी पिछले स्टैचूट को चेंज किया जा सकता है। जुडिशरी के पास भी रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, मतलब वो अपने प्रीवियस जजमेंट्स को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होता है कि इसमें एक ऐसा स्पेस दिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर जो अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे तो while democracy is supported as an ideal form of government, many people feel dissatisfied with how it functions in reality। देखो बट ऐसा होता है ना कि डेमोक्रेसी में अगर आप प्रियम्बल को पढ़ोगे, आप अगर एक एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, आप एक चीज को इमेजिन करके देखो कि भाई हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, और वो प्रियम्बल सक्सेसफुली इन टोटो 100% इंप्लीमेंट हो गया, आपको नहीं लगता कि ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, ये देश स्वर्ग बन जाएगा उससे? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आइडियल्स जो मेंशन्ड है, आइडियल्स जो इंश्राइंड है, वो बहुत ब्यूटीफुल आइडियल्स है, ठीक है। लेकिन मेरी बात को समझना कि आइडियल्स को लिख देने से केवल जो है वो 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आइडियल्स जो है वो एक एक आइडियल है, वो हमारी एक सोच है, द आइडिया ऑफ परफेक्शन, हाउ द परफेक्ट थिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है, वो हमारे एक आइडिया ऑफ परफेक्शन है। बट उस परफेक्शन तक हमेशा पहुंचना इज नॉट नेसेसरी, और ना ही नेसेसरी है और ना ही पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है उस आइडियल तक पहुंचना। तो ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि हम उन आइडियल्स तक पहुंचे, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि 100% पहुंचा ही जाए हमेशा, ठीक है, तो ये तो कभी जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर ये बात है कि फ्लॉज हैं डेमोक्रेसी में, डेफिनेटली देयर आर फ्लॉज, फ्लॉज होते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर है डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट फ्लॉड इन प्रैक्टिस। प्रिंसिपल्स में तो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज जो है वो 100% नहीं फॉलो हो पाती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में 100% इंप्लीमेंटेशन आइडियल्स का नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। Are we supporting democracy only for moral reason or are these practices beneficial also? तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम डेमोक्रेसी को जस्ट फॉलो करते जा रहे हैं कि भाई एक मोरल रीजन है, सब बराबर है, सब इक्वल है, सबको इक्वालिटी दो, कहीं केवल मोरल रीजन तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल मोरल रीजन की वजह से हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। पर डेमोक्रेसी के पीछे जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट रीजंस नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है कि हम आगे वही पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो वेरिएशन इन डेमोक्रेटिक आउटकम्स, तो देखो डेमोक्रेटिक आउटकम्स जो है ना वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको आप इंप्लीमेंट करवा रहे हो और बस काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के पूरे आइडियल्स का इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है। जैसे ओवर 100 कंट्रीज प्रैक्टिसेस सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बट देयर आउटकम डिफर्स बेस्ड ऑन। अब आप एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि केवल आपने डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट किया और हर चीज जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो तब तो जितने भी देश में, जितने भी देशों के में जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, हर जगह सेम आउटकम मिल रहे होते हैं? नहीं। तो मेरी बात को समझना, पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे चैप्टर का ये है कि डेमोक्रेसी के इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, केवल आप डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट कर दो उससे केवल हर चीज डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगी। हर इंप्लीमेंट जो है, हर आइडियल्स जो है वो केवल इंप्लीमेंटेशन से पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्यों? सर देयर इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री इन्फ्लुएंसेस। एक होता है सोशल कंडीशंस, ठीक है, आपके देश की उस समय सोशल कंडीशन कैसी है, ठीक है, आपके देश की सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कास्ट का कितना इन्फ्लुएंस है, ठीक है, रिलीजन का कितना इन्फ्लुएंस है आपके देश के अंदर, ठीक है, आपके देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है या जो डिविजन्स है लोगों के बीच में उनका कितना इन्फ्लुएंस है। सेकंड है इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, ठीक है, तो आपका देश जो है वो वेल्थ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपके देश में जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो टॉप कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास कितना परसेंट वेल्थ है, और बॉटम जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उनके पास में कितना वेल्थ है। रिच, एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, वो ये बताती है कि इंडिया के अंदर 70% से ज्यादा जो रिसोर्सेज है वो टॉप 2% लोगों के हाथ में कंसेंट्रेटेड है। अब ये रिपोर्ट कितनी सही कितनी गलत उसके ऊपर अभी डिबेट
डिबेट नहीं करेंगे, बट हमें इससे कम से कम इतना पता चल रहा है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर जो है वो सही नहीं है। अमीर उनके पास एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ रिसोर्सेज है, और जो गरीब उनके पास बहुत छोटा चंक ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक अचीवमेंट्स पे डिपेंड करता है डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे, ठीक है, कि आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा, आपके देश में ट्रेडिशन कैसा है। क्योंकि इंडिया, अब इंडिया में आप कहोगे कि भाई ब्रिटेन से कंपेयर करो, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा 1215 में आया था, ठीक है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 1950 में बना। ठीक है, तो उनसे आज हम इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जब वो ग्रो कर रहे थे, जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, तब इंडिया वाज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द वास्ट डिजीज ऑफ कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो कोलोनियलिज्म की एक एक बहुत उस समय की बहुत वास्ट एक डिजीज फैली हुई थी पूरे वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है, बट अभी ठीक है, बेसिक्स के लिए दोनों सिनोनिमस मानो आप। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की बीमारी से हम जूझ रहे थे, ठीक है, उस समय। तो ये क्या है, ये हमारा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कितने सक्सेसफुल होगी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट कि जो हमारे साथ हुआ 200 साल तक। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ सिटीजंस यूटिलाइजेस द अपॉर्चुनिटीज इट प्रोवाइड्स। अब एक बात बताओ, डेमोक्रेसी जो है वो मानो अपॉर्चुनिटी खूब दे रही है, ठीक है, बट अगर लोग ही जो है उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर लोग ही जो है, अगर ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई उस जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको, आप उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो यूटिलाइज करो, कैसे जो है वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी? लोगों पे भी तो डिपेंड करता है। बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने क्या बात बताई थी? उन्होंने कहा था कि आप इंस्टीट्यूशंस को कितना ही बढ़िया बना लो, लेकिन जो इंसान जिसको आप उस इंस्टीट्यूशन में बैठा रहे हो उसको सशक्त होना पड़ेगा, उसको एम्पावर्ड होना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसा काम करेगा। ठीक है, so it creates conditions for development, but achieving those goals requires active participation from the people। हम तो घर में बैठे रहते हैं, हमें तो ना वोट देने जाना है, ना इलेक्टोरल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना है, ना एसोसिएशंस में पार्ट लेना है। ठीक है, हमें लगता है जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हमें क्या मतलब। ठीक है, तो देखो उसका तो रिजल्ट फिर यही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को भी तो सशक्त होना पड़ेगा, लोगों को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स जो है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। तो की क्वेश्चंस फॉर इवैल्यूएशन, तो व्हाट शुड वी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी? क्या चीजों को हमें एक रीजनेबल सेंस में एक्सपेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी से? अगला है, डज डेमोक्रेसी इंप्रूव पीपल्स लाइफ? क्या डेमोक्रेसी से सच में लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है? कैन डेमोक्रेसी एड्रेस ऑल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज? ठीक है, तो इज डेमोक्रेसी द पेनाशिया फॉर ऑल द इविल्स? क्या डेमोक्रेसी सच में जो है एक दवाई है हर किसी बीमारी के लिए, या फिर हमें कुछ और एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए डेमोक्रेसी से? ठीक है, देखो ये एक कार्टून है, ठीक है, ये जस्ट एक कार्टून ऐसे ऐड कर दिया। तो देखो ये बेसिकली दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है एक्चुअली डेमोक्रेसीज में या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपने कैमरा देखा होगा, या वो कैमरा नहीं है, टेलीस्कोप है ना, तो टेलीस्कोप में जैसे यहाँ से जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों की हर एक्टिविटी पे जो है वो देख सकती है, हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकती है, बट वाइस वर्सा लोगों को वहां का क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? देखो ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट, अच्छा पहले ये वर्ड्स के थोड़े से मतलब जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो अकाउंटेबल, देखो अकाउंटेबल का जो है वो एक सिंपल मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, कि आप अपने एक्शंस के लिए किसी को जवाब दो, आपको आंसर करना पड़ेगा अपने एक्शंस के लिए किसी को। ठीक है, जैसे पुलिस में जूनियर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको अपने सीनियर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनसे जो टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको जो है अपने पॉलिटिकल हेड को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, पॉलिटिकल हेड को जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो करना पड़ेगा रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो वहाँ खैर पुलिस के मैटर में तो जो है मुझे चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर मान लो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर विल आस्क हिम। ठीक है, और अगर नहीं फिर भी ठीक हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो है वो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर एक बात आती है कि आप अपने एक्शंस के लिए जो है वो किस किस को रिस्पॉन्सिबल हो। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर योर एक्शंस। ठीक है, तो आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है अपने एक्शंस के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव मतलब मानो कि आप जो है वो अपने डिमांड्स रखे जा रहे हो, अपने डिमांड्स बताए जा रहे हो गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट है कि उन डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर रही है।
लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होता है कि द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट को लोगों की नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, होना पड़ेगा डेमोक्रेसी में। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, देखो वैसे तो लेजिटिमेसी का बहुत वास्ट मतलब होता है, बट लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि प्रॉपर इलेक्शन से आई हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आई हो, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सच में लोगों की चॉइस को रिफ्लेक्ट करती हो। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जो है वो रिग्ड इलेक्शन से इलेक्ट होकर के आएगी, जो फ्रॉड इलेक्शन से, फॉर्जरी से इलेक्ट होकर के आएगी, तो वो गवर्नमेंट इलेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। बट जो गवर्नमेंट प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इलेक्ट होकर के आएगी, वही गवर्नमेंट जो है वो एक फ्री गवर्नमेंट होगी, वही गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट, तो डेमोक्रेसी को क्या क्या चीजों को इंश्योर करना चाहिए कि पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को ये मतलब इंश्योर करना चाहिए कि लोगों के पास राइट होने चाहिए कि वो अपने लीडर्स को जो है वो इलेक्ट कर सके। सिटीजंस हैव कंट्रोल ओवर देयर लीडर। तो डेमोक्रेसी को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई, यही तो होती है अकाउंटेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी में ये इंश्योर होना चाहिए कि भाई लोग जो है वो क्वेश्चन कर सके अपने लीडर से, लोग अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहरा सकें। ठीक है, लोग कंट्रोल कर सके अपने लीडर्स को, ये नहीं कि उनके डेली कामकाज में कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर वो जरा भी कुछ गलत करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म एक प्रॉपर लेड आउट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग व्हेन नेसेसरी, ताकि जब जब जरूरत हो तब जो है वो लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ये ऐसी गवर्नमेंट होती है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो दस द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी, तो हमने जैसे पिछली हेडिंग में देखा था कि हम देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी से। तो व्हाट आर द मोस्ट बेसिक आउटकम दैट वी मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? दीज आर अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबल है लोगों को। तो फर्स्ट बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का, जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी से? दैट इज दैट द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये दूसरा बेसिक आउटकम है, एक एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी का, कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। अब देखो ऐसा होता है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि दो वर्ड्स है, एक तो एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। ठीक है, देखो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, मैं हम ना एक एक मतलब एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री के एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, मानो एक फैक्ट्री है। ठीक है, मानो ये जो है पेंसिल बनाने की एक फैक्ट्री है। ठीक है, अच्छा, पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में क्या हुआ, एकदम से जो है वो ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, एकदम से ऑर्डर्स आ गए, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए, मानो 1 लाख पेन्स के जो है वो ऑर्डर्स आ गए एकदम से, जो कि फुलफिल होने हैं 10 दिन के अंदर अंदर। तो वहां पर क्या हुआ कि उस फैक्ट्री के अंदर, अब उन्हें पता है, वहां के मैनेजर को, सुपरवाइजर को पता है ये बात कि भाई वहां पर ये एक एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो कि अभी आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो है एकदम से हायरिंग करी, एकदम हायरिंग स्टार्ट करी, और उसने 100-200 लोगों को जो है एकदम से हायर करके फैक्ट्री में और लगा दिया, और काम जो है वो एकदम से शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसे में क्या होगा, क्या इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हुई? यस, एफिशिएंसी मतलब जो काम कर रहे हैं उस काम का रिजल्ट, क्या वो इंक्रीज हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी? हाँ बिल्कुल, 10 दिन क्या, 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो 1 लाख पेन बना के तैयार कर दिए। लेकिन इससे क्या इफेक्टिवनेस बढ़ी? क्या इससे ये इंश्योर हुआ कि ये फैक्ट्री लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके? ये ऑर्डर के फुलफिलमेंट के बाद में जो 100-200 लोगों को जिनको हायर किया गया था, उनको कौन सैलरी देगा? उनका कहां से जो है उनका काम चलेगा? तो इस काम में क्या हुआ, एकदम से फास्ट डिसीजन लेकर के चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जिससे क्या हुआ कि एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दैट इज इफेक्टिवनेस जो है वो इंश्योर नहीं हो पाई। डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, वो बहुत एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है। वो क्या करती हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो गई, तुरंत फास्ट डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, और लेके जो है वो काम को खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं होती है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहले लोगों को जो है कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद में प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर के फॉलो करने के बाद में क्या होता है, फाइनली अगर हो भी पाया कि नहीं हो पाया काम, अगर नहीं हो पाया तो वो डिसीजन वापस लेना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया तो वापस, मीडिया अगर बहुत ज्यादा आउटरीच कर रही है तो वापस करना पड़ जाएगा डिसीजन। उसमें फिर मॉडिफिकेशंस होंगे, फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर, फिर एक ग्राउंड लेवल तक जाकर के कहीं इंप्लीमेंट हो पाएगा एक प्रोसीजर। तो डेमोक्रेसी में बहुत चीजों को जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि छोटी-मोटी चीजें जो है वो मतलब ऐसे ही नहीं, छोटे से छोटे चीजों को भी जो है वो प्रॉपर डेलिब्रेशन, कंसल्टेशन किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं वो काफी हद तक डिले हो जाते हैं, ठीक है? तो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है, लेकिन इफेक्टिवनेस आती है। कैसे? हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे तो उसको डेमोक्रेसी में क्या है, नेगोशिएशन के थ्रू, डेलिब्रेशन के थ्रू, डेलीगेशन के थ्रू ऐसे लिया जाता है। तो इसीलिए वो जो है इफेक्टिवनेस इंश्योर कर पाता है, ठीक है? अच्छा, तो डज दिस मेक्स डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट? क्या ऐसे फिर डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी फिर कंप्लीटली इनएफिशिएंट मानी जाएगी, नहीं। तो क्विक डिसीजंस विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन मे लीड टू प्रॉब्लम एंड रेसिस्टेंस। भाई आप तुरंत कोई डिसीजन ले लोगे, क्विक डिसीजन, बिना आप कंसल्ट किए कोई डिसीजन ले रहे हो, तो उससे क्या है कि उससे बहुत अच्छे आउटकम्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगला है डिसीजंस मेड आफ्टर डिस्कशन मे टेक टाइम बट आर मोर एक्सेप्टेबल एंड इफेक्टिव, ठीक है? तो जो डिसीजंस जो है वो प्रॉपर कंसल्टेशन से, डिलिब्रेशन से लिए जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में माने जाते हैं, वो बेस्ट डिसीजंस होते हैं, ठीक है? डेमोक्रेसी इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी। चलो खैर कहने को, लेकिन हाँ फिर भी काफी हद तक आप जो है, जैसे राइट टू एक्ट है, रेवोल्यूशनाइजिंग एक्ट था इन मेकिंग द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट, ठीक है? मतलब आप आज भी एक आरटीआई लगा करके गवर्नमेंट से पब्लिक वर्क के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो जो है वो कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात ना हो, तक जो है वो आप कुछ भी बात का पता लगा सकते हो, गवर्नमेंट से बातों को पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा, Thus, democracy may be slower, but it is more accountable, transparent and legitimate than the non-democratic alternatives. ठीक है? तो हम बेशक ये कहें कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बेटर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होते हैं डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इंश्योर्स अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, तो हाउ कैन वी मेजर डेमोक्रेसी सक्सेस? तो हम डेमोक्रेसी के सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है? तो टू एसेस अ डेमोक्रेसीज इफेक्टिवनेस वी शुड चेक फॉर, क्या हमें कैसे पता लगेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है? तो हमें देखना है कि भाई क्या आपके देश में प्रॉपर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात, कर रही है काम, ठीक है? पब्लिक डिबेट्स, कोई भी पॉलिसी या लॉ ऐसे ही कोई भी ले आ रहा है या फिर पहले उसमें कंसल्टेशन हो रही है, लोगों से जो है बात किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है? सिटीजंस राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंसी, तो क्या सिटीजंस के पास में गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को लेने का, पाने का अधिकार है कि नहीं है? अगर है तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं है, बेटर आउटकम नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर ऐसी गवर्नमेंट से, ठीक है? अच्छा, तो रियलिटी चेक अगर हम करें, तो रियलिटी चेक में हमें पता लगेगा मोस्ट डेमोक्रेसीज सक्सेसफुली कंडक्टेड रेगुलर इलेक्शंस एंड पब्लिक डिबेट्स। बहुत सारी डेमोक्रेसीज है, ऑलमोस्ट सभी डेमोक्रेसीज है जिन्होंने रेगुलर इलेक्शंस तो कंडक्ट किए हैं, ठीक है? पब्लिक डिबेट्स भी जहां होती हैं, लेकिन सभी डेमोक्रेसीज जो है वो अपने इलेक्शंस में फेयरनेस इंश्योर नहीं करती। सभी डेमोक्रेसीज में जो है वो अपने इलेक्शंस में फेयरनेस नहीं आ पाती है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफन फेल इन शेयरिंग कंप्लीट, तो गवर्नमेंट कई बार नेशनल सिक्योरिटी के बहाने या फिर किसी भी बहाने जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों के पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करती है, ठीक है? अच्छा, अभी हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस टू पीपल्स नीड। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी ऑफन फेल टू एड्रेस द नीड एंड डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम इन पेपर तो डेमोक्रेसी क्या है, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, बट इन रियलिटी अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं हो पाती है, पूरी सभी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल, ठीक है? हर एक्सपेक्टेशन लोगों की जो है वो पूरी नहीं होती है डेमोक्रेसी में। दूसरा हम देखें, मेनी पीपल फील दैट देयर वॉइसेस आर इग्नोर्ड। कई लोगों को तो ये लगता है कि भाई उनकी वॉइस जो है वो दबाई जा रही है, उनकी वॉइस जो है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट में, ठीक है? अभी अगर हम देखें, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो डेमोक्रेसी जो है वो फ्री नहीं है, उसमें करप्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा करप्शन है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है दैट नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स आर लेस करप्ट और मोर पीपल फ्रेंडली।
लेकिन ये भी कोई एविडेंस नहीं है कि भाई अब देखो वही बात है कि डेमोक्रेसी में करप्शन है, लेकिन ये भी तो कोई एविडेंस नहीं है ना कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है। तो हम अच्छे को सैक्रिफाइस उससे ज्यादा अच्छे के लिए करेंगे ना। हम अच्छे को सैक्रिफाइस उससे कम अच्छे के लिए थोड़ी करेंगे। तो डेमोक्रेसी को हम एक बेटर के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं ना। तो डेमोक्रेसी के लिए बेटर के लिए सैक्रिफाइस तब करेंगे जब बेटर कोई होगा। अब तक तो फिलहाल कोई सिस्टम है नहीं उससे बेटर। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो डेमोक्रेसी बेटर है, अदरवाइज डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स तो है डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें कि डेमोक्रेसी की कितनी फॉलोइंग है देश में, लोगों का क्या ओपिनियन है कि वेदर इट इज फेयर, इट इज राइट काइंड ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, तो हमें पता लगेगा कि इसकी इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स के बाद भी, ठीक है, डेमोक्रेसी आज के टाइम पर भी मोस्ट लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अच्छा, इट इज चूजन बाय पीपल थ्रू इलेक्शंस। एक तो ये रीजन है कि भाई क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्शंस के थ्रू चूज किया जाता है। इससे क्या है कि लोगों को ये राइट मिल पाता है डेमोक्रेसी में कि वो अपने लीडर को चेंज कर सके। ठीक है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज द मोस्ट डिजायरेबल गवर्नमेंट। आज के टाइम पर भी पूरे वर्ल्ड में ये एक ओपिनियन है कि ये सबसे ज्यादा डिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, कंक्लूजन हम देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल सपोर्ट। अच्छा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म कंट्रीज में भी जो है वो सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लास 12 की किताब है, साउथ एशिया चैप्टर है, उसमें तो हम और देखेंगे कि कैसे लोगों के मन के अंदर जो एक एस्पिरेशन है फॉर द डेमोक्रेसी वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो इवन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल एस्पायर टू लिव अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, मेकिंग इट द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक बेसिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, कि भाई नॉन डेमोक्रेटिक जगहों पर भी जो है वो डेमोक्रेसी के लिए काफी सपोर्ट देखने को मिला है। और डेमोक्रेसी के पास में खुद की एक एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, ताकि वो ना एक अपने लिए सपोर्ट जनरेट खुद करता है। डेमोक्रेसी कैसे खुद करता है अपने लिए सपोर्ट? डेमोक्रेसी खुद में ही एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों को एक फील देता है कि भाई वो इस देश का पार्ट है, उनके पास पावर है, लोगों के हाथ में उस दिन पावर रहती है जिस दिन वो वोट करने जाते हैं। खुद के लिए खुद सपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी। तो एक तो ये चीज है। तो कंक्लूजन में, while democracy may be slow, less efficient and not always responsive, it remains the best form of government अभी तक के लिए। बेशक ये लेस एफिशिएंट है, बेशक इसमें जो है एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इफेक्टिवनेस है बट एफिशिएंसी कम है, और देश की जीडीपी के लिए, डेवलपमेंट के लिए एफिशिएंसी भी चाहिए होती है, बट इसके बावजूद भी कुछ और फैक्टर्स की वजह से जो है वो डेमोक्रेसी स्टिल इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी तक के लिए। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का ही एक जो है मैंने फोटो ली है उससे। तो अगर हम देखें साउथ एशिया में, तो डेमोक्रेसी को पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा बाकी सब जो है वो बेटर मानते हैं, बाकी सब चाहते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का, तो डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल अमंग 69% ऑफ द पीपल इन बांग्लादेश, 70% इन इंडिया, 62% इन नेपाल एंड पाकिस्तान, 37 एंड श्रीलंका 71। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को माना जा रहा है, चाहते हैं लोग। ठीक है, समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर, तो कितने लोग बोलते हैं अब बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप बेटर है? 6, इंडिया में 9, ठीक है, पता नहीं कौन लोग हैं। ठीक है, नेपाल में 10, ठीक है, और पाकिस्तान में 14, इट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, और बेसिकली श्रीलंका के अंदर 11। ठीक है, डजेंट मैटर टू मी, 25 लोगों को मतलब ही नहीं। ठीक है, 21 लोगों को कर लेना देना ही नहीं कुछ। ठीक है, नेपाल में 28, ठीक है, छोटा देश है, कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पाकिस्तान 49, उन्हें पता है चाहे गवर्नमेंट इलेक्शन से आ जाए, चाहे जो है वहां पर जो है कोई मिलिट्री रूल करे, कुछ रूल करे, उनका कुछ नहीं होना, बेटा घर गए। ठीक है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं। तो पाकिस्तानियों को ये फैक्ट, ये डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान में 49% लोगों को मैटर ही नहीं करता कि उनके देश में जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर मिलिट्री रूल हो। ठीक है, और इन बेवकूफों को 37 जो है उनको लगता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट साथ में जो है 14 लोगों को ये भी लगता है कि वहां पर जो है मिलिट्री रूल होना चाहिए या फिर डिक्टेटरशिप का कोई भी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, श्रीलंका के अंदर यही 18 है। ठीक है, तो अभी अगर हम इसमें ये देखें, ये स्टैट्स आप देख लेना। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है कि भाई साउथ एशिया में कितने लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत सूटेबल है, कितनों को लगता है नहीं है। ठीक है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, तो कितने लोग अग्री करते हैं कि भाई पूरे साउथ एशिया में कि भाई होनी चाहिए डेमोक्रेसी, बहुत स्ट्रांगली अग्री कर रहे हैं। ठीक है, और कितने लोग केवल अग्री कर रहे हैं। तो ये इसका डेटा है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें,
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप एक छोटे से बच्चे थे, ठीक है, बच्चे से आप एक फुल फ्लेज अडल्ट बन गए हो, ठीक है। अभी नहीं भी बने हो अगर, तो अडल्ट बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लेक्चर जो है वो उनमें भी बहुत पॉपुलर रहने वाले हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल व्यूज कम ही है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनमें भी रहेंगे पॉपुलर, कि जो बच्चे अभी कॉलेज की एग्जाम्स की अभी तैयारी कर रहे हैं, बट साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी भी जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो I'm एक्सपेक्टिंग कि वो बच्चे भी देखेंगे, ठीक है। और आप लोग देखिए, आपको जो है बहुत हेल्प होगी इन लेक्चर्स को देखने में, देखकर, ठीक है। अपनी यूपीएससी एग्जाम की जब आप आगे चल के फुल फ्लेज तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो देखो ग्रोथ क्या, आप एक छोटे थे, छोटे बच्चे थे आप, ठीक है, बड़े हो गए, अडल्ट बन गए, नहीं बने तो फिर भी बड़े तो हुए आप। तो आपकी बॉडी में जो, बॉडी के डायमेंशंस में जो ग्रोथ आई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन साथ में डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखो ग्रोथ डेवलपमेंट में कब कन्वर्ट होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में तब कन्वर्ट होता है जब की हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, आपके मेंटल कंडीशंस भी इंप्रूव हो रही हैं, आपकी मेंटालिटी भी जो है वो प्रोग्रेसिव बन रही है, ठीक है। आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो वो डेवलपमेंट है। आप जो है वो देश में, देश के सोसाइटी के प्रोग्रेस में कितना कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो दैट इज डेवलपमेंट। आ रही है ना बात समझ में? तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में फर्क होता है। अगर हम बात करें 1950 से 2000 के बीच की, तो डेटा ये बताता है कि डिक्टेटरशिप में जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज्यादा रही है। हम स्टैट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स की अगर हम बात करें, एक सेकंड, पीछे ना एक स्टैट्स दिए हुए हैं, चलो हम देखेंगे वो जब है आएगा। तो देखा गया है कि इस दौरान, इस टाइम के दौरान जो है वो डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइट इंक्रीज है, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ में, ठीक है। वहां की जो जीडीपी है वो थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज से बढ़ी है इस दौरान, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन उठता है फिर डेमोक्रेसी पे, कि अगर भाई डेमोक्रेसी में से के बजाय जो डिक्टेटरशिप है वहां पर अगर ज्यादा ग्रोथ है, तो क्यों ना फिर सब डिक्टेटरशिप क्यों क्यों नहीं अपना रहे हैं। तो नहीं अपना सकते हैं, क्यों नहीं अपना सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ ना स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो केवल डेमोक्रेसी पर नहीं डिपेंड करता है। डेमोक्रेसी से हम केवल ग्रोथ नहीं चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी केवल ग्रोथ नहीं देती है, ठीक है। डेमोक्रेसी और ग्रोथ दोनों में डिफरेंस है। डेमोक्रेसी कैन नेवर ऑलवेज इंश्योर ग्रोथ एट अ फास्टर रेट, क्योंकि ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है उन चीजों पे डिपेंड करता है, फॉरेन कोऑपरेशन कितना है, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं देशों के साथ में, इस चीज पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रायोरिटीज कैसी हैं उन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी का एक्सपेक्ट, डेमोक्रेसी से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। क्यों एक्सपेक्ट करें, बिकॉज डेमोक्रेसी का ग्रोथ से केवल सीधा लेना देना नहीं है, ग्रोथ में ये सारे फैक्टर्स भी जो है वो इंगेज होते हैं। ग्रोथ जो है वो इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। आ रही है ना बात समझ में? तो हम ये नहीं कहेंगे कि केवल जो है वो ग्रोथ के लिए होती है डेमोक्रेसी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम देखें, इस डेमोक्रेसी है गारंटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, देखो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो नहीं है, यार डेवलपमेंट शायद थोड़ा सही नहीं वर्ड, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी नहीं है, ठीक है। हाउएवर डेमोक्रेसी डू नॉट लैग फार बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हाँ, एक और भी तो बात है कि बहुत स्लाइट ही तो मतलब ज्यादा है डिक्टेटरशिप के अंदर ग्रोथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ 5% है वहां पर जो है वो 10% है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ अगर 4 है तो वहाँ 3 है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में 3% के रेट से जो है वो ग्रोथ चल रही थी इस दौरान, ठीक है। और डिक्टेटरशिप में जो है वो 4-4.5% के आसपास, तो 1-8% का फर्क था इसमें, ठीक है। खैर अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें 1-8% भी बहुत होता है, बट स्टिल मतलब कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो सिंस डेमोक्रेसी ऑफर सेवरल अदर बेनिफिट्स, अब देखो मेरी बात सुनो, क्यों हम डेमोक्रेसी, फिर आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई क्यों हम डेमोक्रेसी से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ना एक्सपेक्ट करें, ठीक है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेमोक्रेसी से मत एक्सपेक्ट करिए ज्यादा, ठीक है। हाँ, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, बट एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत रखिए, क्यों, क्योंकि जो ग्रोथ है तो उसके साथ साथ कई और भी तो बेनिफिट दे रही है ना डेमोक्रेसी आपको। डेमोक्रेसी में आपको अकाउंटेबिलिटी मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, रेस्पॉन्सिवनेस मिल रही है, डिक्टेटरशिप में आप ले सकते हो ये सब चीजें नहीं। इन चीजों को इंप्लीमेंट करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो इन चीजों में भी डाइवर्सिफाई होते हैं, इसीलिए 100% इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं हो पाता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब जैसे ये है, ये एक कार्टून दिया हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स।
तो जो मोस्ट ऑफ द वेल्थ है, ठीक है, वो रिच के ही हाथ में है, ठीक है, मिडिल के हाथ में जो है वो बहुत, मिडिल क्लास के हाथ में बहुत कम है, और बेचारे गरीब जो है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक आउटकम्स और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर टू इवैल्यूएट डेमोक्रेसी। है ना? तो देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कई बार यूज किया जाता है, ठीक है, ये मेजर करने के लिए कि देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ऐसा मत करिए, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी थोड़ी एफिशिएंट कम है, इसीलिए डेमोक्रेसी की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट बी अ पैरामीटर, बट अदर पैरामीटर्स शुड आल्सो बी क्लब टुगेदर विद इट, ठीक है। ये एक टेबल है, आगे टेबल है, बट यहाँ टेबल का एक डेटा जो है वो मतलब रिटन फॉर्म में है। इसमें ये है कि अगर हम सारे डेमोक्रेटिक रिजीम्स की बात करें 1950 से 2000 तक की, तो सभी डेमोक्रेटिक रिजीम्स में एवरेज ग्रोथ जो थी वो 3.95% थी, बट सभी डिक्टेटोरियल रिजीम में अगर हम बात करें तो 4.42% थी, ठीक है, 4.5% के आसपास, और ये 1% का भी फर्क नहीं था, ठीक है। पुअर कंट्री में डजेंट मैटर, पुअर कंट्री में तो चाहे डिक्टेटरशिप थी चाहे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, दोनों का ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट था, ठीक है। तो की ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें ये कहती है कि भाई जो डिक्टेटरशिप है उसके पास थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा था इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप में, लेकिन पुअर कंट्री में डजंट मैटर, ठीक है। टेबल जो है टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। तो टेबुलर फॉर्मेट में जो है वो ये बात बताई गई है कि साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें तो जो टॉप 20% लोग हैं, जो टॉप जो सबसे अमीर 20% लोग हैं, उनके हाथ में देश के 64.8% रिसोर्सेज है। बट अगर हम बात करें जो सबसे गरीब तबका है 20%, उनके हाथ में केवल 2.9% रिसोर्सेज है देश की, जो एक वाइड डिस्पैरिटी शो करता है, जो ये दिखाता है कि देर इज हिल अ लॉट ऑफ वाइड डिस्पैरिटी। अपर जो पोर्शन है वो देश की 64.8% रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेचारे जो गरीब है 20%, वो कुछ भी रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, लेकिन अगर हम डेनमार्क की बात करें, इन सब में डेमोक्रेसी है, ठीक है, बट अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में जो ये गैप है ये थोड़ा कम है। जो टॉप के 20% है उनके हाथ में केवल 34.5% रिसोर्सेज है, जो बॉटम के 20% है उनके हाथ में 6% है। तो ये गैप, मैं ये नहीं कह रहा इगलिटेरियन सोसाइटी है, बट आई एम सेइंग कि थोड़ा गैप कम है, ठीक है। वही हम यहाँ देखेंगे, ये टेबल 2 ये दिखाता है कुछ की ऑब्जर्वेशंस कि सम डेमोक्रेसीज हैव हाई इनकम इनइक्वालिटी। कुछ डेमोक्रेसीज तो जो है जहां पर बहुत हाई इनकम इनइक्वालिटी है, तो वहीं कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जैसे डेनमार्क, वहां पर इनकम इनइक्वालिटी थोड़ी कम है। तो ये फिर किस बात पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कोई डेमोक्रेसी है कि नहीं है? नहीं, ये डेमोक्रेसी पे नहीं डिपेंड करता है। ये देश की खुद के सर्कमस्टेंसेस, खुद के सिचुएशंस, उन चीजों पे डिपेंड करता है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कितनी होगी। तो डेमोक्रेसी से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी वर्क डेफिनेटली करता है कि इस इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जाए, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना देना नहीं है। बस डेमोक्रेसी इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस। देखो, डेमोक्रेसी गारंटी नहीं है इकोनॉमिक जस्टिस का, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने का काम है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो reduction of inequality and poverty in democracies, while democracies promote political equality, it does not always lead to economic equality, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस में, एब्सोल्यूट सेंस में जो है वो डेमोक्रेसी में दी लाई जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो आपके देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी 100% इंश्योर नहीं कर सकती, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन डेमोक्रेसीज, तो इसमें इसको 3 हेडिंग्स में देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो, पहली हेडिंग में हम ये देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, कुछ की कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर करता है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो इंश्योर नहीं कर पा रहा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेमोक्रेसीज में हम ये देख रहे हैं वर्ल्ड की एग्जांपल्स की वो थोड़ी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पुअरेस्ट सेक्शन जो है वो अपने बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहा है डेमोक्रेसीज में, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिच जो है वो, क्योंकि उनके हाथ में रिसोर्स
रिसोर्सेज है और वो अपनी रिसोर्सेज की हेल्प से और रिच होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन सोशल वेलफेयर स्कीम्स, क्योंकि आजकल वैसे भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज पे ज्यादा टैक्स लगाओगे तो वो मना करेंगे, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं रहा है आजकल, ज्यादा टैक्स नहीं लगता है, तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में पावर कम हो जाती है, और गवर्नमेंट के हाथ में पावर कम हो जाती है तो वेलफेयर मेजर्स कम हो जाते हैं। तो आज के टाइम पर जो वेलफेयर मेजर्स है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है वो पॉवर्टी नहीं कम हो रही है, ठीक है। स्लो पॉलिसी एग्जीक्यूशन, तो एक्चुअली जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है, देयर इज अ लैग बिहाइंड द पॉलिसी मेकिंग एंड द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। द पॉलिसी दैट आर बीइंग मेड एट द टॉप लेवल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एट द बॉटम लेवल, ठीक है। तो ये कुछ देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें आर डेमोक्रेसीज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो देखो डेमोक्रेसीज आर नॉट ऑलवेज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ऐसा होता है कि चैलेंजेस हैं कुछ, ठीक है। तो इन इंडिया डिस्पाइट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पॉवर्टी रिमेन्स हाई। इंडिया के अंदर अगर आप बात करोगे तो आज भी पॉवर्टी जो है वो डेमोक्रेसी के बावजूद भी बहुत हाई है, ठीक है। बांग्लादेश में हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी जो है वो पॉवर्टी में रह रही है, बट स्टिल वहां पर डेमोक्रेसी है। अदर पुअर कंट्रीज में अगर हम देखें तो वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि बाहर से कोई देश जो है वो यूएसएड या फिर कुछ अगर ऐसा हमें हेल्प कर दे तो हम कुछ कर लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शंस इन डेमोक्रेसी, द पुअर फॉर्म अ लार्ज वोटर बेस, ठीक है, जो गरीब है वो बहुत बड़ा वोटर बेस है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। लेकिन फिर भी जो है वो गवर्नमेंट मतलब एड्रेस नहीं करती है, ठीक है। इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के जो है वो आज नीति आयोग तक सब ये स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे पॉवर्टी को हटाया जाए, सब नारे दे रहे हैं गरीबों के लिए ये, गरीबों के लिए वो, हमने इतने करोड़ गरीबों को बाहर निकाला पॉवर्टी से, हमने इतने करीब करोड़ गरीबों को जो है वो खाना दिया फ्री में, ये किया वो किया। बट आज तक पॉवर्टी जो है, सबको पता है कि यही गरीब वोट देंगे हमें, इनका भला हम कर देंगे तो तब जो है वो हमारा भी भला होगा, हमें वोट मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं इनका भला, ठीक है। तो कुछ तो ये सब कारण है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी द इकोनॉमिक ग्रोथ, does not guarantee social justice, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रॉमिस वेलफेयर स्कीम बट ऑफन, पॉलिटिशियंस प्रोमिसेस वेलफेयर स्कीम बट ऑफन फेल इन इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉमिस तो कर देते हैं वेलफेयर स्कीम्स लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। करप्शन बहुत ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट बहुत है। डज डेमोक्रेसी गारंटी इकोनॉमिक जस्टिस, तो क्या डेमोक्रेसी गारंटी करता है इकोनॉमिक जस्टिस? प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर करती है डेमोक्रेसी कि प्रोसीजर आपका फेयर रखेंगे। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो कई बार टैक्सेशन के मैटर्स में, हर मैटर में जो रिच को कई बार फेयर करती है, ठीक है, क्योंकि डोनेशंस वहां से बहुत ज्यादा आती हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ डेमोक्रेसी जो है वो इनइक्वालिटी को अच्छा मैनेज करती है, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करे, ठीक है। हमें जो है वो वेलफेयर स्कीम्स का बेटर इंप्लीमेंटेशन चाहिए ताकि वेलफेयर स्कीम्स को और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। और करप्शन जो है वो कम हो। देखें कैसे गरीबों की आवाज को जो है वो कई बार दबाया जाता है, ठीक है, डिक्टेटोरियल में भी और डेमोक्रेसी में भी कई बार यह होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, देखो 50% को कितना जो है वो पिज्जा का पाई मिला है, पिज्जा का पाई मतलब वर्ल्ड के जोग्राफिकल रिसोर्सेज, ठीक है, और 2% जो है वो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज को अपना समझ के बैठी हुई है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में भी, ठीक है, कई सारे ऐसे हार्ड स्टेप्स लिए भी जाते हैं, जैसे सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो उसके तहत लाया गया था, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम बात करें, डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ हार्मोनियस एंड पीसफुल सोसाइटी बाय इंश्योरिंग दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप को एग्जिस्ट विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो डेमोक्रेसी में ये तो इंश्योर किया जाता है कि डाइवर्सिटी वेल जो है वो एक साथ रह सके, कॉन्फ्लिक्ट सही से रिजॉल्व हो सके, लेकिन फिर वही बात है कि इजी नहीं है इतना हर काम को करना, ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज इजी है, सोशल डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी, ठीक है। तो ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनजस्टिस, तो ये खत्म करना प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं है, आज तक का कोई ऐसा सिस्टम नहीं आ पाया है आज तक जो ये चीज को इंश्योर कर पाए, ठीक है। तो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डाइवर्सिटी को जो है वो बेसिकली कैसे एकोमोडेट किया जाए, हाउ टू एकोमोडेट दिस सोशल डाइवर्सिटी। तो हाउ डज डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, चैलेंजेस इन एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी एंड कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तीनों हेडिंग्स में देखेंगे। देखो ऐसा है, हाउ डज डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, तो सोशल डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करती है, क्योंकि इतने सारे लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कास्ट, ठीक है, कई डाइवर्स ग्रुप रह रहे हैं हमारे सोसाइटी में, तो कैसे कैसे किन तरीकों से जो है इन सभी को एकोमोडेट किया जा रहा है। तो देखो, एक तो ये है कि डाइवर्सिटी, हर किसी को डेमोक्रेसी में रेस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो।
अगला ये है नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्रोमाइज। तो देखो हमेशा क्या होता है कि कोई भी किसी एक पॉलिसी किसी एक कम्युनिटी को नहीं फेवर करती है। एक ऐसी पॉलिसी हमेशा आती है डेमोक्रेसी में जो सबको साथ लेके चले। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं डेमोक्रेसी में, कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, ये कोशिश की जाती है ताकि जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई डिस्प्यूट हो कम्युनिटीज के बीच में, उसको सेटल किया जा सके। ठीक है। फिर एग्जाम्पल जैसे बेल्जियम का था, हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। बेल्जियम ने सक्सेसफुली एथनिक डिविजन्स को मैनेज किया था। फिर पावर शेयरिंग ने इंश्योर किया था कि ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। हमने जो है वो श्रीलंका का भी केस देखा था। ठीक है। तो अब तो फिर भी उसमें वहां पर स्टेबिलिटी है। ठीक है। तो चैलेंजेस इन एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी, कई चैलेंजेस आते हैं। यहाँ श्रीलंका की बात की जाएगी। जैसे यहाँ पर कई बार क्या होता है, डेमोक्रेसी में ये भी हो सकता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो पावर का मिसयूज करने लगे। ठीक है। कई बार ये होता है कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ले आती है। कई बार पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, जो सोशल डिवीजन है उनका इस्तेमाल करके पॉलिटिकल लीडर जो है वो वोट मांगने लगते हैं, वो पावर में आने लगते हैं। ठीक है। तो वो फिर क्या है, उसी कम्युनिटी के फेवर में काम करने लगते हैं, जो बाकी लोगों के लिए खराब होता है। ठीक है। सही नहीं रहता। तो ये हमने जो है वो श्रीलंका का आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, तो कैसे एकोमोडेशन फेल हो गया था वहां पर। ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस देखो ये है कि आप कैसे सोशल डाइवर्सिटी को फ्लेक्सिबली जो है वो अकोमोडेट करोगे अपने देश के अंदर। तो ऐसा होता है कि मेजोरिटी जो है वो मेजोरिटी रूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेजोरिटी रूल बेशक हो, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर मेजोरिटी रूल ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी रूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। माइनॉरिटी के कंसर्न्स भी जो है वो उस मेजोरिटी रूल में अकोमोडेट होने चाहिए। ठीक है। जैसे नो परमानेंट मेजोरिटी और माइनॉरिटी, कभी भी कहीं कोई परमानेंट मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं होती है। ठीक है। परमानेंट मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट एकदम खराब है। ठीक है। इक्वल राइट्स एंड फेयर पॉलिसीज, तो जो पॉलिसीज है, जो राइट्स है, वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो जो पॉलिसीज है, जो राइट्स है, वो सब जो है वो सही तरीके से सबके लिए होने चाहिए। ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो वाइडली एक बेस्ट सिस्टम माना जाता है, जो सभी लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है। वेयर पीपल हैव लिमिटेड राइट्स, जो अथॉरिटेरियन सिस्टम्स होते हैं, जो डिक्टेटोरियल सिस्टम्स होते हैं, वहां पर लोगों के पास कुछ राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है। वहां पर फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सबको एक्सपेक्ट करना गलत होगा। अब डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी देखेंगे, डेमोक्रेसी सोशल इक्वालिटी देखेंगे, और पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो देखो पहला क्या है कि डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। देखो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोगों को जो है वो सब इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब चाहे कोई किसी कास्ट, कम्युनिटी, कलर, रिलीजन कहीं से भी बिलोंग करता हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे सब बराबर है। ठीक है। सबको राइट टू फ्रीडम है। कोई भी अपने जो है कुछ भी करना चाहे, कोई ट्रेड करना चाहे, एसोसिएशन कुछ भी फॉर्म करना चाहे, कहीं जाना चाहे, देश में कहीं सेटल होना चाहे, ठीक है, कुछ बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, सब चीजों की फ्रीडम दी गई है डेमोक्रेसी में। ठीक है। ह्यूमन राइट्स को डेमोक्रेसी में प्रोटेक्ट किया जाता है। वुमेन के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। हिस्टोरिकली तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, पेट्रियार्की रही है, बट डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है कि ताकि जो वुमेन है उनके राइट्स ऑप्रेस ना हो, वुमेन के भी राइट्स को जो है वो आगे रखा जाए। ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या है सोशल सोशल इक्वलिटी को अचीव करने में। चैलेंजेस ये है कि एक तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है देश के अंदर। ठीक है। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को। ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है बहुत ज्यादा, रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है। सोशल प्रिजुडिसेस है। ठीक है। तो हम ऑलरेडी अपने मन के अंदर जो है वो कुछ कम्युनिटीज के खिलाफ अपने अंदर मन के अंदर भावनाएं रख लेते हैं, कुछ प्री डिटरमाइंड जजमेंट्स रख लेते हैं अपने माइंड के अंदर दूसरों के लिए। ठीक है। तो जैसे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर, काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम ने इन चीजों को अबॉलिश करने की कोशिश की है, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक ये। ठीक है। पीपल्स एक्सपेक्टेशंस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो देखो अब फिर भी व्हाई डू पीपल कीप क्रिटिसाइजिंग डेमोक्रेसी, लोग फिर भी डेमोक्रेसी को क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ताकि क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इवॉल्व होता रहे। ठीक ठीक है। जो भी छोटे मोटे इविल्स हैं डेमोक्रेसी में, वो भी जो है वो आगे चल के बढ़ते रहे। ठीक है। सही होते रहे, उनमें जो है वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई हो सके। ठीक है। अगर हम बात करें तो पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन इज अ साइन ऑफ सक्सेस। लोग डिससेटिस्फाई हो रहे हैं और अपनी डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा साइन हुआ ना, ये तो एक बेटर साइन है। ठीक है। बेटरमेंट का साइन है ये। ठीक है। डेमोक्रेसी मेक्स पीपल एक्टिव सिटीजन। डेमोक्रेसी से क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोग
एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लोग एक जस्ट एक पैसिव रेसिडेंट नहीं होते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है? जस्ट एक पैसिव सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं डेमोक्रेसी में, एक्टिव सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेसी में लोग, ठीक है? जैसे राइट टू वोट एंड प्रोटेस्ट, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, साथ में वोटिंग भी करते हैं, ठीक है? तो चेंज के लिए पीपल बिलीव करते हैं कि उनका वोट एक्चुअली मैटर करता है, ठीक है? और सच में भी करता है, ठीक है? तो पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमांड जो है वो हमेशा आती रहती है, ठीक है? बेटर पॉलिसीज के लिए, बेटर रेगुलेशंस के लिए, ठीक है? तो लेसन इससे यही है कि डेमोक्रेसी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन डेमोक्रेसी जो है अपनी गलतियों को सुधारता है, अपने बेटरमेंट लाता है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है? ये एक कार्टून है, तो बिलीफ इन एफिकेसी ऑफ वर्ड्स इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। तो देखो अब इसमें ये है कि इसमें ये दिखाया गया है कि हाउ द वोटिंग, लोग कितना कंसिडर करते हैं कि उनके जो वोट्स हैं वो एक्चुअली डिफरेंस ला रहे हैं, वो एक्चुअली जो है वो यूजफुल है, ठीक है? तो इसमें ये दिखाया गया है कि लोग कितना कह रहे हैं कि भाई हाँ उनके वोट सच में यूजफुल है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर और आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।